मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह मुझे एक चैनल की हेडलाइन से पता चला कि कल लाहौर में बारिश हुई है। हल्की हल्की हुई है। आप लाहौर में नहीं थे। और मैं देख रहा था कि हम लोग न्यूज़ वाले कितने बेचारे मतलब बेताब बैठे हैं, उस छोटी सी बारिश में इतनी बड़ी बड़ी खबर बना के देते हैं कि शायद हमारे दिल वाकई खुश हो गए। और मैं फिर हैरान हो रहा था बिकॉज़ आई वाज नॉट इन लाहौर। लेकिन अगर ये बारिश वाकई, इस्लामाबाद का मौसम वो सेम लाइक ऑलमोस्ट सेम लाइक लाहौर, लेकिन कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं निकल रहा था वहां से। और उसके बाद उम्मीद ये थी कि बारिश हो गई होगी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई। रात को जो खबर हमें मिली वो मोटरवे के हवाले से मिली कि मोटरवे को रात धुंध की वजह से बंद कर दिया गया था। एक चीज जो मैंने नोटिस की आगे बढ़ने से पहले कि लोग इस डर से कि मोटरवे बंद कर दी जाएगी उससे पहले बहुत ही स्पीड से जाते हैं मोटरवे से कि हम जल्दी से निकल जाएं। तो आप जिस चीज से बच रहे होते हैं आप उसका शिकार हो सकते हैं अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। और फॉग के दिनों में प्रेफर ये करें कि अगर बहुत जरूरी कोई काम है तो आप लोग जाएं, अदरवाइज ट्रैवल कर। फ्लाइट्स का इमरान बहुत बुरा हाल रहा। लाहौर एयरपोर्ट पे बहुत सारी फ्लाइट जो कराची से आ रही थी दीगर जगह से स्मॉग या फॉग की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। इनफैक्ट कराची में कुछ लोगों की स्टोरीज भी देख रही थी। सो बी सेफ एवरीवन और मौसम एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और बहुत बड़ी सियासतदान, सियासत में बहुत बड़ा कद रखने वाली पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की, जिन्हें आज के दिन लियाकत बाग कराची में एक खुदकुश धमाके के अंदर शहीद कर दिया गया। आज उनकी 14वीं बरसी मनाई जा रही है जिसमें उनके जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे उस पर रोशनी भी डाली जाएगी। सबसे जो मरकजी तकरीब है वो गड़ी खुदा बख्श में होती है जहाँ पे वो दफन है, जहाँ पे उनके वालिद साहब भी दफन है। भुट्टो साहब और कारकुनों की आमद का सिलसिला जोक तर जोक वहाँ पे जारी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो इस मरहूम पॉलिटिकल लीडर की स्ट्रगल के हवाले से है जो कि उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए की, जिसे आज के दिन याद किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से वो भी आज जो खिताब करेंगे और साथ साथ तासिफ अली ज़रदारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी किसी तकरीब में खिताब करेंगे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हम बात कर रहे थे, आज उनकी 14वीं बरसी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, शो में बहुत कुछ होगा। आपको पता है मंडे का शो पावर पैक शो होता है, सेगमेंट्स तो होते हैं, लेकिन आगाज में बताएंगे आपको आज की हेडलाइन। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, सीधे जेल जाएंगे। लीगी कायद की वापसी से मुताल्लिक नून लीग और हुकूमत में लफ्जी जंग जारी। राना शमीम के बयान हलफी पर फिर हलचल। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान हलफी, नवाज शरीफ के दफ्तर में साइन होने का बड़ा इंकिशाफ। हाथ नहीं उठा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हैं। शेख रशीद का चंद दिन की खामोशी के बाद बड़ा दावा। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। तिब्बी माहिरीन ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन से मुताल्लिक आइंदा 3 हफ्ते अहम करार दे दिए। मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, उनकी खिताब लाहौर से यारकन पर। नौजवान गुलकार शेरजान और इमरान अहमद खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और इन लाफानी अशार के खालिक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक खबरें इस वक्त एक बार फिर घर में मुल्क की सियासत में बहस का मौजू बनी हुई हैं, जिस पर हुकूमत और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के बाद अपोजिशन ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, गवर्नमेंट धड़न तख्ता अपना करवा रही है और उसका होने वाला है, और उसके जो मामलात हैं वो बहुत ही संगीन चल रहे हैं। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं और वो 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। हुकूमत के कैंप से भी इसका शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की दाल गलने वाली नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। वाकई वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी मुख्तसर खामोशी के बाद एक अहम बयान सामने आया है। मुख्तसर खामोशी के बाद उन्होंने जो नवाज शरीफ की वापसी है उसे वेलकम किया है और
ये वाज़ेह किया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने लीगी कायद को ऑफर की कि अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें 24 घंटों में वीज़ा जारी करेंगे और टिकट के पैसे भी देंगे, मैं अपनी जेब से दूंगा, उन्होंने कहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी दावा किया कि हुकूमत से किसी का हाथ नहीं हटा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं बिल्कुल ठीक हैं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अपने 5 साल पूरे करेंगे। बिल्कुल अपने 5 साल पूरे करेंगे। साथ साथ आसिफ अली जरदारी के हालिया बयान पर शेख रशीद का कहना था कि आसिफ जरदारी के टेंट लगाने का नहीं, टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। और शेख रशीद को जवाब देने के लिए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी मैदान में आए, तंजिया अंदाज अपना और कहा कि नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली बच चुकी है। अवाम वज़ीर आज़म और हुकूमत का टिकट काट चुके, बस अपने टिकट की फिक्र करें और अब आपने घबराना नहीं है। इसके साथ साथ राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में ये तहलका खेज इंकशाफात किए गए और सामने आया कि रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी जो सॉलिसिटर है चार्ल्स गुथराई ने उन्होंने तस्दीक की बयान हल्फी पर साइन जो नवाज शरीफ के माबल आर्च ऑफिस में किए गए और राना शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी और दोस्त हैं और नवाज शरीफ राना शमीम को मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। इस इंकशाफ पर हुकूमत की जानिब से कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं और इसे एहतसाब के अमल को मुतासिर करने के लिए अदलिया पर हमला भी किया गया है। इस हवाले से नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है और राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो भी लंदन में ही साइन हुआ बिल्कुल। और कल से ये खबरें मीडिया की जीनत है। इस वक्त हमें लंदन से ही हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के जो चीफ हैं आरिफ अनीस साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। अक्सर हमें लंदन की इनसाइडर्स स्टोरीज देते रहते हैं। आज जरा हम आरिफ अनीस साहब से पूछते हैं कि लंदन से उनके पास क्या है। आरिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स सच इंपॉर्टेंट स्टोरी। हम अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में जो हालात पैदा हुए थे पोलिटिकली, तो अब ये स्टोरी जो सामने आ रही है, एक तो आप सबसे पहले इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से हमें बताइए किस हद तक हम इस पर यकीन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये किस हद तक जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसका हिस्सा भी बनाया जा सकता है इस डेवलपमेंट को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 चीज़ें आपने बड़ी दिलचस्प जिनका जिक्र किया जो पाकिस्तान में बड़ी खबर बन चुकी हैं। एक तो ये है कि जो चार्ल्स गथरी हैं उनका जो नोटरी पब्लिक है यहाँ पर लंदन के अंदर जी, और जो जस्टिस शमीम जो साहब का जस्टिस हैं उनका सिग्नेचर करना या उनका पूरे डॉक्यूमेंट को तहरीर करना नवाज शरीफ जो है उनकी मौजूदगी के अंदर, इस हवाले से जो भी खबर है, जो कि वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का नुमाइंदे ने ही दी है, तो ये तो खबर काफ़ी तक सच्ची है। और ये वो खबर है जिसकी चार्ल्स गथरी जो है उन्होंने खुद तस्दीक भी की है, क्योंकि वो एक ऐसे नोटरी पब्लिक हैं जिनको कुछ प्रोसीडिंग्स हर सूरत में बरकरार रखनी होती हैं कि ये कब हुआ, किस तरह से हुआ, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना होता है। तो उन चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है कि जब ये तहरीर किया गया, जब ये हलफनामा, तब नवाज शरीफ जो है साबका वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने इस अमर की भी तस्दीक की है कि जो साबका वज़ीर आज़म हैं वो जो साबका जज हैं उनके बहुत करीबी दोस्त थे और शायद उनको वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से भी इस पर बातचीत हुई है। तो इस अमर की बिल्कुल तस्दीक हुई है। सेकंड जो बात आपने की, क्या नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, इस पर जो मेरी तहकीक है वो कुछ और बताती है। पिछले 100 साल में तकरीबन कोई 21 से ज्यादा जो साबका वजीर आजम हैं, सदूर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इवन शहनशाह जो बादशाह हैं, उनको ताज बरतानिया ने, जो सल्तनत बरतानिया ने पनाह दी, यूनाइटेड किंगडम ने पनाह दी, उनमें से किसी को भी वापस नहीं भेजा गया। तो ये कहना कि अगर नवाज शरीफ जो है इनका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उनको अगले जहाज पर वापस भेज दिया जाएगा, ये बात तो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक उनके पास एग्जाइल में जाने का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि क्या एग्जाइल में जाने का ऑप्शन वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं, उसके पॉलिटिकल नुकसानात भी हैं, फवायद भी हैं, लेकिन ये कहना बहरहाल बहुत ही करीनी क्यास है कि वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म को अगले जहाज में पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला। तो शहबाज गिल साहब जो दावे कर रहे थे, उनके आपके मुताबिक वो दावे ठीक नहीं हैं कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उनको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस वक्त आपकी इतलात क्या हैं? ये जो मामला साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से चल रहा है, तो वहाँ पे जो लंदन कैंप है PMLN का, वो क्या सोच रहा है इस सूरत हाल को लेकर? क्योंकि कल तो ट्विटर के ऊपर हमने देखा कि नवाज शरीफ एक्सपोज्ड और इस किस्म के ट्रेंड्स दोबारा से चल रहे थे, ऐसे कि जैसे फिर एक और झूठ बोला गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि जो चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब, वो तो ऑलरेडी उनके बेटे अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब से हमारे बाप का ताल्लुक रहा है, वो उनसे मिलते रहे हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूँ जेल के अंदर जाके। तो क्या उसके बावजूद ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी इस सारे मामले को आपके ख्याल में, आरिफ?
जी, मेरे ख्याल में तो नहीं करेगी, क्योंकि ये कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है कि ये चीज़ लोगों के इल्म में नहीं थी। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो एक निज़ाम है जिसके तहत जजों को रिकमेंड किया जाता है, उसके पस पर्दा जो साबका चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके भी एक वक्त में वंस अगेन एक वक्त से 10, 20, 30 साल पुरानी बात भी हो सकती है, मियाँ खानदान से, मियाँ फैमिली के साथ रवाबित थे। लेकिन ये बात जब वो एक ऑफिशियल किसी ओहदे पे फायज होने के बाद वो रवाबित कैसे चलते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल में इस पूरे मामले पे कोई ऐसा बड़ा इंकिशाफ नहीं हुआ और कोई ऐसा गेम चेंजर नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके जो साहबजादे हैं वो पहले इस चीज का इकरार कर चुके हैं और वो ताल्लुक जो था वो पहले दिन से ही सामने आ चुका था। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक गेम चेंजर होगा इस पूरे वाकये के। अच्छा, ये जो हम चार्ल्स गोथराय के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बयान हल्फी के बारे में, इन केस अगर ये नवाज शरीफ के सामने साइन हुआ है और वो कहीं नवाज शरीफ या किसी भी जो उनका क्लाइंट है या फिर जो शख्स इस मुकदमे के अंदर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है किसी किस्म का, उसको फेवर करता है, तो एज पर लंदन या बरतानिया का जो लॉ है उसके मुताबिक क्या उस शख्स की पोजीशन कमज़ोर हो जाती है ऐसी सूरत में अगर बयान हल्फी साइन होते हुए वो उस मौके पर मौजूद है, या इसका कोई असर नहीं पड़ता? अच्छा, ये आपका बड़ा कीमती सवाल है, क्योंकि इस पर मेरी बाद में कल 3 जो नुमाया बैरिस्टर्स हैं, कानूनी माहिरीन है, उनसे बात हुई है और तीनों ने इस चीज की तस्दीक की कि इससे इस पूरे मामले पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नोटरी पब्लिक है उसने एक चीज की तस्दीक करनी है कि जब ये बयान दिया जा रहा है तब किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट हैसियत में और जिससे कहते हैं बकायमी होशो हवास या बयान उस तरीके से दिया जा रहा है। तो उसने उस चीज की तस्दीक की और उसे इस अमर में किसी चीज का कोई उसे शुबा नहीं है कि ये कोई प्रेशराइज बयान था। एक बंदे का एक्ट ऑफ कॉन्शियंस है या उसने ये सोचा है या किसी भी एंगल से उसने ये डिसीजन किया है, वो उस पर मुकम्मल तौर पर आजाद है और नोटरी पब्लिक के जो पूरा बयान है उस चीज की अक्कासी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एंगल से इस पर कोई इसके मनफी तसुरात या असरात मुरतब हो सकते हैं। और क्या ये मोरल स्टैंडिंग जो मुकदमे की उसको क्वेश्चन करता है आपके ख्याल में, या आपकी जिन माहिर क़वानीन से बात हुई है उनके मुताबिक? जी, मॉरल स्टैंडिंग के हवाले से भी लाइक जिसे कहेंगे आईनी एतबार से या कानूनी एतबार से तो मुतअस्सिर नहीं करता, लेकिन यह कि पॉलिटिकल एतबार से या सियासी एतबार से इस पर काफी पॉलिटिकल स्कोरिंग जो है वो हो सकती है और मेरे ख्याल में उसका आगाज भी पाकिस्तान का और यहाँ पर दोनों जगह की भी जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने जो कि अभी हमें बताया कि एग्जाइल के ऑप्शन में जा सकते हैं इन केस अगर वीज़ा नहीं होता, लंदन गवर्नमेंट क्या चाहेगी, इंग्लिश गवर्नमेंट क्या चाहेगी एक इंतहाई अहम मुल्क के लीडर से जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इन केस अगर उनका वीज़ा उनको नहीं दिया जाता, तो आपने कहा कि किस सरबराह हुकूमत को अब तक वापस नहीं किया गया, तो आपके ख्याल में क्या फेवर में जाएगा इन केस अगर बरतानिया उनको रिटेन करता है और नवाज शरीफ साहब तो रिटेन होना चाहते हैं अब तक, ऐसा लगता है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक पस मंजर दूंगा कि यहाँ पर जो जिन लोगों को एग्जाइल के अंदर सियासी बुनियादों पर, इस बुनियाद पर कि अगर वो अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ कुछ उन पर तशद्दुद किया जा सकता है या उनके खिलाफ जो उनको ट्रायल मिलेगा वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। इस बुनियाद पर ऐसे ऐसे लोगों को वीजे दिए गए जिनके एक बाकायदा जुल्म सितम की तारीख थी, जिस तरह से जो चिली के पिनोशे थे, आमिर रहे, उनके खिलाफ तो हजारों लोगों की लापता होने की, उनको फांसी चढ़ाने की, उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने की तारीख, पूरी तारीख मुरतब है, लेकिन उन तक को इन्होंने हवाले नहीं किया चिली गवर्नमेंट के और उनको पनाह दी, जबकि उनके मुकाबले में जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, साहब प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो तो ज़्यादातर सियासी नौयत के या उन पर माली करप्शन के हवाले से मुकदमात हैं, उन पर इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं है। सिमिलरली मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जो अल्ताफ हुसैन है, पिछले आपके इल्म में है कि पिछले 30 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन्होंने उनको मुकदमात किए, बड़ी लंबी तारीख की और वो 10 साल 12 साल पेश होते रहे, सब कुछ मैंने बड़े क्लोजली देखा है। उन तक को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया, उनके खिलाफ बल्कि यहाँ पे मुकदमात ओपन भी किए गए और कई हवालों से पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो यकीन कीजिए कि इस पे तकरीबन 99% जो कवानीन है बरतानिया के और जिस तरह से वो अदालती सिस्टम को पूरा देखते हैं, इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम है कि अगर साबका वज़ीर आज़म एग्जाइल के ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बरतानवी कानून के हिसाब से उनको पाकिस्तान
जल्दी भेजा जाएगा या इस चीज का फैसला अगले कोई 5-10 साल में मुमकिन होगा। अच्छा, ये जो अभी आपने खुद भी टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बात की, ऑब्वियसली इस प्रोसेस में एक टाइम तो दरकार है, क्योंकि जिस तरह से वीज़ा एक्सटेंड होने का एक स्टेटस है, जिस पे यहाँ पे पाकिस्तान में अगर बात करें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक हैपनिंग सी की कैफियत है, तो ये जो आप टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि एग्जाइल के ऑप्शन में जाते हैं या किसी भी सिचुएशन में अपील की तरफ जाते हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में? जी, टिपिकली ये जो जिस वीज़े पर अभी मौजूद हैं, विजिटर वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, इसकी एक्सटेंशन के हवाले से जब जो अभी हाल ही में जिसे रिफ्यूज़ल कहते हैं वो आया, फिर आप अपर ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं, फिर आपको हाई कोर्ट में जाने की गुंजाइश मौजूद है। टिपिकली यू आर लुकिंग एट 12 to 18 months जिसमें एग्जाइल का ऑप्शन इस्तेमाल किए बगैर वो कानूनी रास्ते से ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ठीक है। और आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इस सारी ये जो डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, खास तौर पे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, आपने कहा कि इसकी लॉ की जो पोजीशन है, कानूनी इसकी हैसियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, सियासी इसके रिपरकशंस हो सकते हैं जिसकी कुछ सूरत हाल पैदा हो भी रही है। इस सारी सूरत हाल के बाद जो आपके अगर कुछ जराए किसी से बात हुई है, नवाज शरीफ साहब क्या वाकई सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए? कुछ दिन पहले उनके बड़े करीबी साथी हमारे साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा था कि इज अबाउट टू कम बैक टू पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है, आपकी कोई इत्तलात हुई सवाल? जी बिल्कुल, वहां पर चूंकि गुफ्तगू चलती रही है जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी साथी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉक्स हैं, जो बाकायदा वज़ीर आज़म को साबिक़ वज़ीर आज़म को ये मशवरा देते हैं। उनका ख्याल ये है कि किसी भी सूरत में, और ख़ासतौर पर आपके इल्म है कि पिछले 2-3 साल में जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से, फिर भी जो मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात हैं, पाकिस्तान में जब ऐसी कोई खबर आती है जिसमें उन्हें लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना हुकूमत खो रही है या उसके अंदर से जो क्रेडिबिलिटी वो खो रही है, तो उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ जब पहुंचेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग पॉइंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल में जो साबिक़ स्पीकर हैं उनका बयान या ये पॉलिटिकल स्कोरिंग ये बयान चलते रहेंगे, ये इनमें एक्शन कम नजर आएगा। ज्यादातर ये बयान जो हैं वो कारकुनों का लहू गरमाने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जरूर यूटिलाइज होते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान में अपने मामला तय नहीं कर पाते, वो किसी भी इस किस्म का फैसला जिसे मुहिम जोई कहते हैं, आरिफ, आखिरी सवाल मेरा नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से है। वो बीमार होके गए थे यहाँ से दवाई लेने, ले रहे हैं दवाई? जी, दवाई ले रहे हैं, मेरे ख्याल में जिस भी तबीब से ले रहे हैं उससे उनको काफी अफाका है, वो काफी बेहतर हालत में मौजूद हैं। और इस हवाले से क्या उनके तबीब ने उनको कहा है कि आप जा सकते हैं, मतलब मेडिकली इज ही फिट? बिकॉज मरियम नवाज साहिबा केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं, जब वो फिट होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन अब राना शमीम का तस्करा है, साबिक चीफ जस्टिस का तस्करा है, नोटरी पब्लिक का तस्करा है, नहीं है तस्करा तो नवाज शरीफ के डॉक्टर का नहीं है और दवाई का नहीं है जो वो लेने गए थे। तो इसकी जरा कुछ मजीद डिटेल्स में अगर आप बता पाए हमें। जी, जहाँ तक इन फैमिली उनका अपना मिलना जुलना है, उनकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, उनका अपने पॉलिटिकल जो सर्कल है उससे मिलना जुलना है, उससे तो एक इनफॉर्मल जितनी भी तफसीलात मौजूद हैं वो ये हैं कि वो बेहतरीन हालत में हैं, तिब्बी तौर पर, मेडिकल तौर पर फिट हैं और किसी किस्म का उनका ऐसा चैलेंज दरपेश नहीं है। हाँ, ये लेकिन कागजों में क्या है और ये इस पे सियासी एंगल क्या रखा जाता है वो मेरे ख्याल में आखिरी लम्हे तक शायद उसको ऐसी कोई इतलात है मियां साहब चेकअप वगैरह के लिए जाते हैं या उनके मौलिज वहाँ पे आते हैं, ऐसी कोई इतलात है मीडिया के पास? जी 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 बिल्कुल, इस तरह की इतलात बिल्कुल हैं, वो एक फ्रीक्वेंटली सिलसिला चलता रहता है। मेरे ख्याल में इसमें जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है वो भरपूर तौर पर की जा रही है साथ साथ। ओके आरिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो प्रोवाइडिंग अस ऑल द डिटेल्स जो आपके पास हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात होती रहेगी। आरिफ अनीस साहब मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ लंदन, जो कि बता रहे थे इस वक्त के केसेस तो चल रहे हैं, बाकी मामलात भी, और नवाज शरीफ साहब दवाई भी ले रहे हैं। तो वही पाकिस्तान से लेने लंदन गए थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर। चूंकि मौसम ने माहौल बना दिया तो अब हम मौसम की बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते की रात अगर बात करें तो मगरबी हवाओं का सिस्टम ईरान की सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, जिससे कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद मौसम जो है खासा सर्द हो गया। सवात और मालम जब्बा की बात कीजिए तो वहाँ भी बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हुआ, जबकि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में जो गुज़िश्ता रोज़ है मतलब और आलूथा और मौसम
मौसम जो है वो सर्द भी रहा, कुछ जगहों पे बूंदाबांदी भी हुई। शहर कायद में भी गुज़िश्ता रोज़ हल्की बारिश हुई और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कुछ इलाकों में मौसम जो है इसी तरह से रहेगा। कराची के मौसम पे और ओवरऑल मौसम की सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कराची से नुमाइंदे होंगे आफ्ताब खान, उसके साथ साथ सरदार सरफराज साहब जो कि महकमा मौसमियात से हमें अपडेट करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सरदार सरफराज साहब आपका भी और आफ्ताब साहब आपका भी। सबसे पहले तो आफ्ताब खान साहब आपकी जानिब आएंगे। शहर कायद के बासियों ने बड़ी इंजॉय की है, मैंने सुना बारिश, कैसा रहा बारिश और फिर अब मौसम या सर्दी की क्या सिचुएशन है कराची में? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से आज से कोई 4-5 रोज़ कबल जो है वो पेशगोई की गई थी आज की बारिश के हवाले से। और कल भी हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं फुहार का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद आज जो है शहर में जो है हल्की बारिश भी हुई, कहीं पे मुतदल बारिश हुई और उसकी वजह से शहर का मौसम बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि यकबस्ता हवाएं भी चल रही है और उसके अलावा मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। मिनिमम टेम्परेचर जो आज रिकॉर्ड हुआ वो 16 डिग्री है। इसके साथ साथ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कल सुबह तक जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है। ये सिस्टम जो महकमा मौसमियात बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। और उसके बाद जो है जो अब से थोड़ी देर पहले मेरी सरदार सरफराज से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 31 को एक और सिस्टम भी बहरहाल दाखिल हो रहा है। इस वक्त अगर हम शहर की बात करें तो मज़ाफ़ाती इलाकों से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो है हमने देखा कि शहर के बाकी मानदा इलाकों में ये फैलता चला गया। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिशों की का इम्कान नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक वजाहत करूँ कि गुज़श्ता दिनों शहर में एक लेटर जो है वो मंजर आम पे आया था जिसको संजीदा हल्के भी बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे और उसमें यह था कि कराची में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ने वाली है और उसके साथ साथ अच्छा ये जो है वो जितनी बातें आफ्ताब भाई आप कर रहे हैं ना, मैं तो कराची के मौसम का अंदाजा कराची के नुमाइंदगान को देख के लगाता हूँ। जिस दिन हमारे नुमाइंदे ने जैकेट पहन ली उसका मतलब है कि सर्दी है, तो आज लग रहा है सर्दी है वहाँ पे। अच्छा सरदार सरफराज साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेट ऑफिस का बार बार तस्करा कर रहे हैं तो हम जरा उनसे बराह रास्त भी पूछ लेते हैं। सरदार साहब आप सुन ही रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं सर्दी को लेकर लोगों के हवाले से, आप जरा ऑफिशियली हमें बताइए कराची में कल सुना है को बड़ी ठंडी वेव आने वाली है, सर्दी कल बढ़ने वाली है, ऐसा है? नहीं जी, कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आने वाली। पहले इम्कान ये था कि जैसे ये जो स्पेल चल रहा है ये 28 तारीख तक जब पूरे पाकिस्तान पे से गुजर जाएगा तो उसके पीछे अमूमन ये होता है कि बारिश और बर्फबारी देने वाली हवाएं जब आगे निकल जाती हैं पाकिस्तान के पूरे एरिया से तो फिर उसके पीछे कोल्ड एयर आती है। लेकिन इसमें दो दिन का वक्फा हो गया ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद 30 की शाम या 31 को एक दूसरी वेव आएगी, दूसरी मतलब हवाएं फिर दाखिल होगी बलूचिस्तान में। तो इस वजह से वो जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं उनको नीचे तक मतलब पूरे पाकिस्तान में एक तरह से ओवरलैप करने या खासकर कराची और सिंध की हम बात करें तो यहाँ तक नहीं आ पाएंगी वो। इस वजह से मगरब से आने वाली एक और सिलसिला होगा हवाओं का। तो कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जाहिर है आज 16 है तो अगले 2-3 दिन में वो 12-13 की रेंज में रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर की जो रात है जो कि न्यू ईयर नाइट है और बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तमाम करते हैं, खुशी मनाते हैं, वेलकम करते हैं नए साल को, उनको ठंड नहीं सताएगी कम से कम कराची में, ये कह रहे हैं आप? जी, कराची में कोई इतनी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि यही मिनिमम टेम्परेचर 12-13 डिग्री और जैसे पिछले दिनों दिसंबर 16-17 दिसंबर के 3-4 दिन जो थे उसमें 9 तक आ गया था। तो उस तरह की सिचुएशन नहीं लग रही अभी, कम से कम ये जनवरी का पूरा जो पहला हफ्ता है इसमें, इसलिए कि एक के पीछे एक वेस्टर्ली वेव है जो बलूचिस्तान ईरान से होती हुई बलूचिस्तान में दाखिल होगी। तो जाहिर है जब तक वो उधर से आने वाली हवाओं का सिलसिला रहता है तो जो ठंडी हवाएं हैं वो एक तरह से पीछे ही रहती हैं, सबसाइड रहती हैं, वो डोमिनेट नहीं कर पाती। जी ठीक हो गया। आफ्ताब खान साहब आपकी जानिब भी आते हैं, हम जरा कराची के जो लोग हैं उनका रिएक्शन आपसे जरूर जानना चाहते हैं कि जब बारिश होती है कराची में, वैसे तो पानी तो आता है लेकिन ये इतनी पानी वाला नहीं था। आफ्ताब साहब क्या रिएक्शन था लोगों का? ऑब्वियसली बहुत कम बारिश इस तरह की अच्छी मौसम हम बात करें देखने को मिलता है शहर कायद को, तो कैसा रिएक्शन था लोगों का वहाँ? जी जाहिर सी बात है लोग इसको एंजॉय करते हैं और ख़ासतौर पर तफरी मकामात जो है जिसमें हम जागीर कोठारी की अगर बात करें, साहिल समंदर की बात करें और दीगर जो तफरी मकामात है तो लोग इसको एंजॉय करने यकीनी तौर पर जाते हैं। ख़ासतौर पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है मैंने देखा है जिनसे जो कि मेरी नॉलेज में है कि वो बाकायदा जो है
महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद या जब वो इम्कानात पैदा हो जाते हैं कि चाहे वो मौसम सरमा की बारिश हो या फिर मानसून की बारिशें हो, तो उसको एंजॉय करने के लिए वो हॉक्स बे और दूर उफ्तादा जो जहाँ पे हट्स बने हुए वहाँ पे जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये शहरियों के लिए बहरहाल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तफरी के लिहाज से। इसके साथ साथ चूँकि जब ये वेव चलती है, जिस तरह कोल्ड वेव अभी शहर में जो है वो चल रही है, तो और इससे पहले वाले जो स्पेल है वो गुजर चुका है, तो इसमें लोग जो है हमने देखा कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जो है लोगों ने शुरू कर दिया। और उसके अलावा शहर की न सिर्फ वो जो नए मलबूसात की मार्केट है, ज़हरा मार्केट अगर आप देख लें वो, और इसके अलावा जो लुंडे बाजार है जितने भी है, जिसमें लाइट हाउस खासतौर पर कराची में बहुत बड़ा है, और उसके अलावा तब जगह जगह जो है वो ठेले लग चुके हैं गर्म मलबूसात के, और उसके अलावा जूते जो है उस पर हमने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पर इस वक्त कई दिनों से लोग जो है वो कपड़ों की खरीदारी में मगन दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है वो सर्दी की शिद्दत को मतलब कम किया है। एक तरफ सर्दी की शिद्दत है, दूसरी तरफ महंगाई की शिद्दत से भी लोग उसका शिकार भी है। सरदार सरफराज साहब, इन दी एंड एक तो ये जो इन्होंने हॉक्स बे का जिक्र किया, तो हमारी भी कुछ बड़ी अच्छी यादें हैं कराची के साथ, तो हमें याद आ गया इस मौसम में हम भी जाना बड़ा पसंद करते थे। क्या बहुत तेज हवाएं तो नहीं चलेंगी जो जिसकी वजह से वहां पे जाना कोई नुकसानदेह हो सकता है, या कुछ लोग जो कि शौकीन है समंदर के अंदर जाने के वो भी इस मौके पे ऐसे कुछ प्लान्स बना लेते हैं, तो जरा उनके हवाले से हमें कुछ बताइए। एहतियात करनी होगी या इट विल बी नॉर्मल? नहीं, कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, नॉर्मल है। मतलब हुई भी हल्की बारिश हुई है कराची में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीमीटर 2-3 जगहों से रिपोर्ट हुई है, बाकी कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2 मिलीमीटर इस तरह से। तो आज का दिन जनरली वही क्लाउडी वेदर और हल्की बारिश की तवक्को है, और बहुत तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, लोग जा सकते हैं, उसमें कोई मतलब और इन ये जो हम स्नोफॉल की बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस दिखा रहे हैं, ये स्नोफॉल क्या आपको लग रहा है कि इस मौसम के मुताबिक इसकी जो मिकदार है, जो हुजम है, वो ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मजीद आने वाले वक्त में जनवरी खास तौर पे इसमें मजीद स्नोफॉल हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है? जी, जनवरी में उम्मीद है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जनवरी के पहले 10 दिनों में ही ऐसे इम्कान लग रहा है कि 2 वेव्स एटलीस्ट मगरबी हवाओं का, यानी 2 सिलसिले आएंगे कम अज़ कम पहले 10 दिनों में ही। तो उसमें अच्छी तेज़ बारिश भी होगी बाज़ इलाके में, और अच्छी स्नोफॉल की उम्मीद की जा सकती है उसमें इसके मुकाबले में। ये तो हल्की स्नोफॉल हुई है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सिवाय ऊंचे पहाड़ों के वहाँ पर अच्छी हुई है, लेकिन बाकी तो हल्की फुल्की हुई है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। मौसम जो है वो इसी तरह से कुछ सर्द रहेगा, लेकिन कराची वाले इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, कोई ऐसी गैर मामूली एक्टिविटी नहीं है। और इतने खूबसूरत मनाजिर थे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन देम और नॉट, जरा खबर हम दोबारा दिखा पाएं, वो जो खास तौर पे घर बने हुए लकड़ी के और उसके ऊपर जिस तरीके से बर्फ गिरती है, बहुत ही खूबसूरत ये मनाजिर है। और मसला ये होता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही इलाके हैं जहाँ पे हम कई बार जा चुके हैं, क्योंकि बर्फ के बाद मुकम्मल तौर पे इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। और इसमें हम अक्सर आपको जो एक एहतियात तफवीज़ करते रहते हैं फैमिलीज के साथ जाते हुए कि एक तो महकमा मौसमियात की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रोड सेफ्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको इन सबको फॉलो करके अपना प्लान कीजिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। और जनाब बर्फबारी की बात करें और हम आपको स्टूडियो से अपडेट करें, हमारे दिल पे सोचें हम कह सकते हैं सानू की सानू होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब कुछ सेहत की बात करते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हर साल 18.6 मिलियन अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं, यानी कि दीगर बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात में निस्फ दिल की बीमारियों की वजह से ये अमवात वाक़ होती हैं। और दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब के हवाले से पाकिस्तान 18वें नंबर पर है, जबकि अगर दरमियानी उम्र के हर 4 में से एक फ़र्द की बात करें तो इसके दिल के मर्ज से मुतासिर होने का इम्कान मौजूद है। 2016 में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 घंटे में 12 अफराद हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाते हैं। ये बहुत डेंजरस नंबर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अगर बात करें 30 से 40 साल की उम्र के अफराद दिल के आर्जे में या इसके हवाले से इस मर्ज में मुब्तला होने के हवाले से रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में दिल के आर्जे का मसला बाकी दुनिया के निस्बत ज़्यादा क्रिटिकल है और लाखों लोग बुनियादी तौर पर अमराज़ क़ल्ब या इससे पैदा होने वाली दीगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी वजह से लुक़्मा अजल बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल के अमराज लाहक क्यों होते हैं? इन अमराज से बचने की क्या हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? और दिल के अमराज
बेसिकली होते क्या हैं और कौन सी ऐसी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जिससे मालूम हो सकता है कि कोई भी इंसान दिल के आर्जे के या दिल के मसले से दो चार है, और कौन सी चीज़ें जो हैं दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी हैं जो कि डायरेक्टर कार्डियोवैस्कुलर है ओमाई हॉस्पिटल। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। हम स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी हमने जिक्र भी किया कि 18वें नंबर पे है दुनिया भर में दिल की बीमारियों के हवाले से। किस किस्म की होती हैं बेसिकली, अगर हम इसको एलेबोरेट करें अपने देखने वालों के लिए, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दिल से रिलेटेड है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ ज़हमत दी। दिल की बीमारियाँ बेसिकली 3 या 4 ग्रुप्स में होती हैं। एक तो बच्चों में होती हैं जिसकी आज हम बात नहीं करेंगे, जो पैदा होते हैं होल्स इन द हार्ट या उनके कोई शरियानें गलत तरह लगी होती हैं, तो वो एक अलग पीडियाट्रिक बच्चे। लेकिन जो जनरली हम और आप बात करते हैं वो बेसिकली 2 बड़ी बीमारियों की बात करते हैं। एक होती है जो दिल की शरियानों की बीमारी हो, जिससे एंजाइना और हार्ट अटैक वगैरह होता है। ये नॉर्मली लोग इसको कॉमनली दिल की बीमारियां समझते हैं। इसके अलावा एक और दिल की बीमारी होती है जो हमारे मुल्क में और गरीब मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा है। वो होती है कि जो आपके दिल के अंदर के वेल्व्स होते हैं उनमें सोजिश हो जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं या लीक करने लगते हैं। ये इन्फेक्शंस की वजह से, इसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। लेकिन जो आपने आज इंट्रो दिया और जिस तरह आपने प्रोड्यूस, ये आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि दिल की शरियानों की बीमारी जो एंजाइना और हार्ट अटैक की तरफ जाती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। नॉर्मली जब हम बात करें दिल की बीमारियों के हवाले से, हमने पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली देखा है कि बहुत यंग एज में भी अब लोगों को दिल की बीमारियां होना शुरू हो गई हैं। पहले एक स्पेसिफिक एज तो नहीं हम कह सकते, लेकिन लेट एज में जाके लोगों को इस तरह के इश्यूज होते थे। लेकिन अब बहुत सारे यंग लोगों में भी दिल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो अराइज होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने देखा ही है और इस पे रिसर्च भी हुई है कि जो एशियंस हैं, साउथ एशियंस हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों में यूजुअली 5 से 10 साल पहले दिल की बीमारी होती है कंपेयर टू जो वेस्टर्न और डेवलप वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अच्छा, ये बात आप समझ लें कि ये दिल की जो ये ब्लॉकेज वाली बीमारी है, जिस शरियानों की बीमारी है, ये शुरू होती है लेट टीन्स या अर्ली 20s में। आपकी शरियानों में ये देखा गया है कि छोटे छोटे डिपॉजिट्स होने लगते हैं और फिर ये किस रफ्तार से बढ़ते हैं इसके ऊपर बहुत ये मुयसर है कि बहुत आपके रिस्क फैक्टर्स और क्या हैं। सो बेसिकली ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। इसके ऊपर फिर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स आप लेते हैं अपने ऊपर, जैसे स्मोकिंग आप करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मोटे, सेंट्रल ओबेसिटी होती, ये सब जब ऊपर होने लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हमारे मुल्क में ये कंट्रीब्यूट करती है। तो वो जो डिपॉजिट्स होंगे वो आपके तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं और 30s और 40s में हमने देखा है कि वो डिपॉजिट्स इतने बढ़ जाते हैं कि या तो एंजाइना होने लगता है या कभी कभार ये शरियानों के जो डिपॉजिट्स हैं ये इसके ऊपर क्लॉट आ जाता है और वो सडनली एकदम शरियान बंद हो जाती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और ये हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है 40s के अंदर और 50s के अच्छा अंदर। डॉक्टर साहब, एंजाइना का आपने चूंकि जिक्र किया, ये टर्मिनोलॉजी हम बहुत सुनते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, और बहुत सारे लोगों को हम समेत ये वो फर्क नहीं कर पाते कि ये जो उनके दिल में या इनके बाई साइड पे दर्द हो रहा है, ये एंजाइना का पेन है, ये उनका मसल पेन है, ये किसी किस्म की ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। तो एक तो ये कि क्या कोई सर्टन इसका ऐसा है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पेन किसकी अलामत है, नंबर 1, और किस सूरत में हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिस्क नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ पेन यू सी? ये आपका बहुत ही वाइटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है, बिकॉज आप ये देखिए कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम जब आप सीने के दर्द के साथ अस्पताल या इमरजेंसी जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा आप देते हैं और काफ़ी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हार्ट का नहीं होता। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वो 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स को पहचानें। और तो याद रखिए कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ जो पहले नहीं होती थी, नाफ के ऊपर, सीने में, गर्दन में, शोल्डर्स में, बैक में, कोई भी तकलीफ़ ऐसी हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुखन हो, चाहे जलन हो, जो चलने से हो या एग्जर्शन से हो, जो पहले आप नोटिस नहीं करते थे, अब आप चलें, एग्जर्ट करें तो आपको सीने में दर्द या बोझ पड़े, और जब रुक जाएं तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए, एंजाइना है।
अच्छा, अगर सिर्फ सांस फूलने लगे जो पहले नहीं फूलती थी, 2 महीने पहले आप बिल्कुल ठीक थे, अब आप चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, घुटन होती है और रुको तो आराम आ जाता है, इसको एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं। जो खून की कमी दिल को एक्सर्शन के वक्त हो वो आपकी एंजाइना या एंजाइना इक्विवेलेंट है। तो और रुकने से आराम आ जाए। तो याद रखिए कि ये दर्द जो चलने में हो या एक्सर्शन पे हो वो आप एंजाइना है। अगर बैठे बैठे आपको सीने में दर्द हो रहा है जो हार्ट का है, तो वो या अनस्टेबल एंजाइना होता है या हार्ट अटैक होता है। अच्छा, वो आप याद रखिए कि वो ख़त्म नहीं होगा, वो यूजुअली एक मरतबा शुरू होगा, वो बेशक लेफ़्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, गर्दन में हो, बैक में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म यूजुअली नहीं होता, वो काफ़ी शदीद होता है, वो आपको चलने फिरने नहीं देता, उसके साथ कभी कभार पसीना अजीब सी नौजिया सा भी होने लगता है। अगर ऐसी कोई तकलीफ हो जो पहले नहीं हुई है, वो बार बार नहीं हो सकती, वो चुभन नहीं हो सकती, वो दर्द नहीं हो सकता, वो हिलाने से हाथ आपके पेन नहीं बढ़ता, तो कोई ऐसी तकलीफ जो नई है, और ये ज़िंदगी में 1 या 2 मरतबा ही होगा, तो बैठे हुए तकलीफ अगर ऐसी है जो नई है, बहुत तकलीफ दे है, फ़ौरन अस्पताल जाइए, ECG कराइए। और अगर चलने में आपको कोई हो रही है जो रुकने से आराम आ रहा है, तो वो एंजाइना है। वैसे टीसें उठना और आप चल फिर रहे हैं, कभी हुई कभी ख़त्म हो गई, ये इस तरह के दर्द यूजुअली हार्ट के नहीं होते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जो हम एहतियाती तदाबीर हैं अगर उसके हवाले से बात करें, ऑब्वियसली एक फैमिली हिस्ट्री भी होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते भी हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका डाइट है या आपका लाइफस्टाइल है। एज अ डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करते हैं? आजकल जिस तरह के हमारे लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे, आपने खुद भी पहले मेंशन भी किया, सो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें अपने तौर पर? देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये समझने की बात है कि देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बहुत मेजर फैक्टर है वो आपकी लाइफस्टाइल है, जिसमें आप 4 चीज़ों का ख्याल रखिए। एक है आपका सुकून, बेसुकूनी जो है वो आपको हार्ट की तरफ और इस तरह की डिजीज़ की तरफ ले जाती है। स्ट्रेस बेसिकली बेसुकूनी है। दूसरा, आप सोते नहीं हैं सही तरह, अगर आप 8-9 घंटे नहीं सो रहे दिन में, तो आपकी गाड़ी जैसे सर्विसिंग नहीं हो रही, तो आपके बॉडी की डेली सर्विसिंग नहीं हो रही। तीसरा, आपकी वर्जिश है जो आप रेगुलर अगर दिन में या हफ्ते में 5 मरतबा 30-40 मिनट एक्सरसाइज बाकायदा PT शूज़ पहन के या जूते पहन के कंटिन्यूस नहीं करते। ये फैक्ट्री में पूरे दिन ऊपर नीचे चलना इज़ नॉट एक्सरसाइज। और आखिरी, आपका वज़न जो आपकी आइडियल के अराउंड हो। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, सुकून है, सोना है, वर्जिश है, वज़न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट का और ब्लड प्रेशर का कि जी मेरा 170 हो गया, 180 हो गया, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा, वो भी आपको रखना है, वो डॉक्टर्स का भी काम है, आपका भी काम है, दवाइयों से आपने अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल रखना है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा, बल्कि मेरे लिहाज से कहीं ज़्यादा उससे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये 4 चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल से। तो इसकी तरफ जब तक आप, चूँकि इसमें आपको पता है कंपनीज़ और ये कोई बिज़नेस नहीं होती, इवेंट इससे आपको खुद करना है इसमें, और डॉक्टर्स को पैसे नहीं मिलते, आपकी दुकान वो दवाइयाँ नहीं बिकती, तो इसकी तरफ ज़्यादा उतने अटेंशन या मीडिया भी नहीं देती। और एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न कि जहाँ हमारे यहाँ इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये 4 चीज़ें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अक्सर इस डिस्कशन में मिस कर जाते हैं। हम उन लोगों को तो डिस्कस कर रहे हैं जिनको ये डिजीज़ हो सकती है, उनको अक्सर हम निगलेक्ट कर जाते हैं जिनको ये डिजीज़ हो चुकी है, जो अपना बाईपास करवा चुके हैं या अपनी कोई हार्ट ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दोबारा से इसका हार्ट अटैक वगैरह का शिकार हो जाते हैं और अमवात भी वाक़ई होती हैं बहुत बड़ी तादाद में। उन लोगों के लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी दिल के हवाले से कोई ट्रीटमेंट लिया है, आप बीइंग स्पेशलिस्ट, उनको क्या रिकमेंड करते हैं उनके लाइफस्टाइल को लेकर, उनकी बीमारी की एहतियात को लेकर? इस हवाले से हमें बताइए। हाँ, देखिए, ये तो आपका ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाता है। आप पहले तो प्रिवेंट करें कि हो ही ना, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हार्ट अटैक हो गया, आपको एंजाइना हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली आजकल 70-80% लोगों की दवाइयों पे ही इलाज हो जाता है। जो बाकी 20 और 30% रह जाते हैं उनमें से मेजॉरिटी की एंजियोप्लास्टी होती है और कुछ के बाईपास हो जाते हैं। ये एंजियोप्लास्टी जो है ये आप शरियाने साफ़ कर देते हैं अंदर से, और बाईपास ये है कि नई शरियाने लग जाती हैं। ये बेसिकली ऐसे है जैसे आपके पाइप्स जो हैं प्लम्बर ने साफ़ कर दिए या नया पाइप लगा दिया नलके से टंकी तक आपके, लेकिन बेसिकली आपने अपनी टंकी और पानी साफ़ फिर रखना है। बेसिकली वही जो चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई या जो आपने बताया ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका कंट्रोल और लाइफस्टाइल का कंट्रोल, वो अगर आप नहीं करेंगे
तो वो आपने बेसिकली अपना वो टंकी भी आपने साफ नहीं की और गंदा पानी भी डालते रहे, तो कोई वजह नहीं है कि 4-5 साल 10 साल में फिर सीमेंट ना जम जाए आपके पाइपों में। ठीक है। तो इसी तरह ये आप याद रखिए कि ये बीमारी का परमानेंट इलाज ना बाईपास है ना एंजियोप्लास्टी है, ये बेसिकली प्रिवेंशन है कि आप एक मरतबा अगर हो भी जाए तो उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस करिए। आप अपनी सिगरेट छोड़ दीजिए, आप अपना वेट कंट्रोल करिए, आप एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, शुगर ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लो रखें। ये सब चीजें करेंगे तो होपफुली आपकी जिंदगी में फिर ये नहीं होगा, अदरवाइज फिर आपको 3-4-5 साल में हो जाएगी। करने की जरूरत है, आप इससे पहले एहतियात ही करें। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस टॉपिक के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। दिल की बीमारियों के हवाले से हम बात कर रहे थे, अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही, लेकिन पाकिस्तान में अगर स्पेसिफिकली बात करें, आप तमाम तर चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस रखें कि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो, तभी आप इस बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और अगर इनकेस खुदा न खास्ता आपको कोई सा मसला है, फिर भी आपको अपने लाइफस्टाइल में ही चेंजेस करनी है। हम दिल की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इन लाफानी अशार के खालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान गालिब था और 27 दिसंबर को आगरा में पैदा हुए 1997 में। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम तरीन शायर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उन्होंने एक नई वुसअत उर्दू शायरी को अता की। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इस सिचुएशन को और गालिब की शायरी की इनफैक्ट हम अगर बात करें तो उनके कहे हुए हर शेर को लगता है कि अहद हाजिर से हम रिलेट कर सकते हैं। वो हर दौर के शायर हैं, ऐसा लगता है कि उनकी शायरी हर दौर के ऊपर गालिब आती है, इसीलिए शायद उन्हें मिर्ज़ा गालिब भी कहा जाता है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और गालिब के पढ़ने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, और लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ उर्दू बोलने वाले हों। उर्दू को समझने वाले लोग जहाँ पे भी हैं वो गालिब को जानते हैं और गालिब को पढ़ते हैं। आज उनका दिन है, आप भी उनकी शायरी को ज़रूर पढ़िए, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स भी मौजूद हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदी। वक्त हुआ जाता है निकले तेरी तलाश में हमारे सिलसिले का, और आज हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पिछले काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं लाहौर से यारकन, जो मुस्तनसर हुसैन तारर साहब की किताब है। तो देखते हैं आज हमारे लिए क्या नया है इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारर साहब से लाहौर से यारकंद, एक इंतहाई खूबसूरत उनकी किताब, एक इंतहाई खूबसूरत सफ़रनामा, चीनी तुर्किस्तान की तवील मुसाफितों का बयान, उसके हवाले से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। हमने उरुमची के हवाले से उनसे बात की, बहुत ही तफसीली उन्होंने बताया, तुर्पान के हवाले से बताया, काशकर के हवाले से बताया, ताशकुरगान के हवाले से बताया, खुंजराब के हवाले से बताया, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो सिलसिला है ये जारी है। तारर साहब जो हैं वो इसके बाद यारकंद पहुंचते हैं, और यारकंद से वो इस कदर मुतासर होते हैं कि अपनी किताब का नाम रखते हैं लाहौर से यारकंद। तारर साहब, यारकंद किस तरह आप पे असरअंदाज हुआ? मतलब उसकी हिस्ट्री है, उसका एक पस मंज़र है, वो मतलब क्या कोई तिलिस्माती शहर है, किस हवाले से वो इस कदर आप पे असरअंदाज हुआ कि आपने अपनी किताब का नाम ही लाहौर से यारकंद रखा? जो दास्तानवी शहर है या जिनसे अकीदत होती जी, वो आपके अंदर भी आबाद होते और आप उनके अंदर रिहाइश रखते हैं। ठीक है। और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो जाहिर है कि इस तरह लगता है कि जैसे घर आ गया, आप वहीं के वासी हैं। मसलन 2 रेफरेंसेस मैं दूंगा कि जब मैं मैड्रिड से सवार हुआ करतबा के लिए, तो जब वो करतबा का स्टेशन आया ना, तो खिड़की में से वो लिखा ना मुझे करतबा। आई कुड नॉट इमेजिन कि कोई ऐसा दिन होगा कि मैं जिस स्टेशन पे जाऊंगा वहाँ करतबा लिखा होगा। अच्छा, इसी तरह हम मदीना मुनव्वरा गए, वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ पे ट्रेन वहाँ तक जाती थी तुर्कों के ज़माने में, तो उसका पुराना स्टेशन मौजूद। ठीक है। तो हम उसे देखने गए तो लिखा हुआ था, बाकायदा स्टेशन था, उसके ऊपर मदीना मुनव्वरा लिखा हुआ। तो मैंने ये उस वक्त जो मुझे हुई एक अजीब सी सनसनी खेजी मेरे अंदर, मेरे रगो पैर में दौड़ी
कि अगर कोई शख्स आ रहा हो ट्रेन से, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और शायद रात के किसी पैर या सुबह के वक्त वो ट्रेन ठहरे और आप बाहर देखें तो स्टेशन का नाम मदीना मुनव्वरा, तो ये अजीब गरीब एक फीलिंग। अब उसकी ट्रेन की मैंने क्या बात करनी है। मैं पिछली मरतबा रियाद से बाई एयर गया मदीना, और जब हम लैंड करने लगे तो उन्होंने जब अनाउंसमेंट की कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोइंग टू लैंड इन मदीना मुनव्वरा, वो मैंने बड़ा स्ट्रेंज फील किया। चुनांचे यारकंद भी ऐसा ही जी। यारकंद भी एक ऐसी बस्ती है जो हमारे अंदर शुरू से आबाद है, दास्तानों में, तारीख़ में, रोमांस में, कहानियों में, मिथ्स में। चुनांचे वो यारकंद तो नहीं रहा बाकी, और उसका नाम भी बदला हुआ, लेकिन उसका तिलिस्म अभी तक बाकी। डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब में एक कुरान के कदीमी नुस्खे के हवाले से भी उसका जिक्र किया है, जिस पर कुरान के कदीम नुस्खा जिस पर मैमूना जो है वो झुकती हैं। ये कुरान का कदीम नुस्खा कितना कदीम था, और इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, यारकंद में चंद एक चीज़ें जी। मसलन एक तो कुरान पाक का कदीम नुस्खा हमने देखा काशगर में, उरमची में। एक यहाँ एक साहब के पास था, तो वहाँ मुख्तलिफ लोगों के पास वो नुस्खे महफूज। और कई ऐसे लोग भी हैं जो उनको पढ़ नहीं सकते, और मैमूना उनके लिए ये मतलब फ़राइज़ सर अंजाम देती थी और बहुत सर झुका के सुनते थे। तो और भी आई एम श्योर कि वहाँ पर चीज़ें होंगी, लेकिन वो लोगों के पास महफूज हैं, उनको जाहिर नहीं किया जाता। अब अतार साहब, इसके अलावा आपने अमानुन्निसा के मकबरे का एक बड़ा तफसीली जिक्र किया। अमानुन्निसा के मकबरे के वाले से भी थोड़ा सा बताइए। वहाँ पे जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत मैं इग्नोरेंट था, चुनांचे मुझे कतई मालूम नहीं था कि भाई इतनी बड़ी शायरा और म्यूजिशियन अमानुन्निसा, जिस तरह ज़ुर्रा अल-निसा कहते हैं, इसी तरह अमान अल-निसा, ठीक है, वो उनकी बहुत बड़ी हीरोइन। उसका मकबरा भी है वहाँ मौजूद, उसके स्कल्पचर्स भी हैं, और वो बहुत अच्छी शायरा थी। मैंने अपनी किताब जो है लाहौर से यारकंद, मेरा ख्याल है कि उसमें उसकी शायरी के कुछ तराजम शामिल किए। ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक कंपोज़र थी, और उसकी बहुत इज्जत की जाती। कहा जाता है कि उसने वो जो रुबाब था या क्या था, उसमें एक स्टार का इजाफा करके एक राग का इजाफा कर दिया था। मैं टेक्निकली तो नहीं जानता, लेकिन यह है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उसके मकबरे पे। सो मच हो गया, हम इतने फैसिनेट हुए इस खातून से कि हमने खोज लगाया और मालूम हुआ कि वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर के फासले पे उसकी जाए पैदाइश अभी तक मौजूद है। वो कोई 200-300 साल पहले ज़्यादा शायद। अच्छा। और वो हमने दरियाफ्त की। उसके वालिदैन की कच्ची कब्रें थी, और कच्चे 2-3 कमरे थे, वहाँ पे खातून भी रहती। तो वो फिर हमें ले गए कि वो यहाँ पे पैदा हुई। तो दैट वाज मतलब रियली एक जो थी अजीब व गरीब तजर्बा था ना। यानी आप फिरदौसी को जानते हैं, आप शेक्सपियर को जानते हैं, बुल्ले कुछ शाह को जानते हैं, इनके घरों जाए तो वो और चीज़ होती है, लेकिन टोटली एक जिसको आप नहीं जानते और वो एक बहुत बड़ी शायरा है और बहुत बड़ी मौसीकार है, तो उसके जाए पैदाइश पे जाना, कच्चे कमरे। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मैं मुतासर हुआ हूँ जी, वो मस्जिद अबू बकर। अच्छा। इसके 52 गुंबद है छोटे। अच्छा। और जब मैं गया हूँ तो एक अरसे से वीरान पड़ी थी और बंद थी। चुनांचे ख़ास तौर पे मेरे लिए मैंने फरमाइश की थी, क्योंकि मेरी एक ही फरमाइश होती थी कि मुझे कहीं ले चलें आप जहाँ खंडर हो, जो पुराने आसार हों, किसी के भी हों, पुराने आसार। तार साहब, आपने तकला मकान के वाले से बड़ा खूबसूरत बाब एक है, रेत किनारे शहर मिकाती काउंटी। तकला मकान का दरवाज़ा, खुम दरवाज़ा, रेत के नीचे एक शहर जहाँ लोग रहा करते थे। बताइए ज़रा तकला मकान के हवाले से। हमें बताया गया कि जी हम मिकाती काउंटी जा रहे हैं। अच्छा। अब मैंने तो कभी सुना नहीं था। ये एक और शहर है और मुस्लिम सिटी
मुझे नहीं मालूम कि उसका पुराना नाम क्या है, क्योंकि अब उसको वही कहा जाता है काउंटी। वहाँ पे जो थे हमारे मेज़बान लोकल, वो बहुत ही दिलचस्प इंसान थे, एक और थे ज़ाहिर है, वो दोस्त भी बन गए हमारे। तो उन्होंने कहा जी यहाँ की भेड़ें बहुत मशहूर हैं। अब मैंने कहा जी भेड़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मुझे ख़ास तौर पर दिखाने के लिए ले गए कि ये पता नहीं कहाँ से आई हैं और इनकी ऊन बड़ी नरम होती है और मतलब इससे पता नहीं क्या बनता है, वो मुझे मजबूरन देखना पड़ा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ये हुआ, कहने लगे जी हम खजूरों के बाग देखेंगे। अच्छा। तो उसमें मैं इंटरेस्टेड हुआ कि भाई यारकंद की खजूरों के बाग वगैरह वगैरह, तो वहाँ खजूरें खाएंगे। अब हम चलते गए, एक जगह उन्होंने रोकी, जो थी लैंड क्रूज़र, 2-3 थे हमारे साथ। तो हम सड़क से नीचे उतरे तो वहाँ पे झाड़ी नुमा कुछ पौधे थे और काफ़ी वसी एरिया। तो मेरा ख्याल था कि उसमें दरमियान में चल के, तो मैंने कहा कि वो कितनी दूर है खजूरों का बाग? कहने कि ये है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये खजूरों का बाग तो नहीं है, ये तो कुछ और है। लेकिन जॉय ने कहा कि नहीं, ये खजूरों का बाग, डेट ट्री, पाम, वो है डेट पाम और ये वो। तो जब हम बैठे हैं वापस, तो मैंने कहा खुदा के वास्ते मुझे पता है कि खजूरों का दरख्त कैसा हो, तो मैंने बना के दे। कहती नहीं, ये एक्चुअली ये उनकी खजूरें हैं, हमारी खजूरें ये हैं। बेसिकली ये है कि जो क्योंकि टर्किश है ना सारा, टर्क्स जो है और उनका अरबों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कुछ है, वो उनकी खजूरों को भी खजूर नहीं मानते। तो वो दरअसल उन्होंने कहा जी मैं आपको दूंगा, जाके इलाम ने कहा, वही जो इंचार्ज, आपको तोहफा दूंगा। जो तोहफे दिए वो बेसिकली बड़े बड़े बेर थे। अच्छा। वो उनको खजूरें कहते हैं। तो वो भी ठीक थे लेकिन बेर थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग उसकी वहाँ पे नौयत का हमें सानहा हुआ कि हम खजूरों के चाव में गया और सुबह वो बेर नहीं होते हमारे, जो उस किस्म के बेर थे, अच्छे थे, खैर बड़े अच्छे पैक हुए। तार साहब, तकला मकान के हवाले से ये बताइए कि तकला मकान का जो सहरा है, जो इसका एक तस्माती नाम है, इसके एज पे आप रहे, किनारों पे रहे, आपने देखा तकला मकान इस तरह, या इसके अंदर भी आप गए थे तकला मकान इस डेजर्ट के? तकला मकान को हमने देखा, एक तो यारकंद से कुछ फासले पे जाके बाई रोड हम गए और वहाँ एक ऊंची मचान बनी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के हमने तकला मकान को देखा। लेकिन जो असल तकला मकान है वो इस काउंटी के करीब है। अच्छा। और हमने देखा कि एक जगह ख़ास तौर पर, इट वॉज ए फैसिनेटिंग स्पेक्टिकल, कि हमारी गाड़ी जा रही है और दोनों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। वो कोई 1 किलोमीटर आप तकला मकान में सफ़र कर रहे हैं, उसके दरमियान में वो सड़क बन रही है। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे वो उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा, क्योंकि टर्की ज़ुबान है, तकला का मोस्ट प्रॉब्ली है रेत है और मकान वही हमारे वाला मकान, यानी रेत का मकान है। और उसके अंदर हम गए एंड तक काफ़ी 2-3 किलोमीटर, और वहाँ पे एक 2-3 जोट है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जब आया करते थे वहाँ ठहरते थे। एक छोटा सा थिएटर भी था। तो मैं कुछ दूर उसके आगे गया। तकला मकान की जो फैसिनेशन है ना, ये उसी तरह जिस तरह यारकंद और काशकर की है, पुराने सहराओं में से जिनका तज़किरा पुरानी दास्तानों में मिलता है। और उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पे जो भी अंदर जाता है वो आज तक बाहर नहीं आया। ये यानी रिवायत थी, और इसमें अजीबोगरीब मखलूक रहती। और इसको एक स्वीडिश जो था एक्सप्लोरर, उसने पहली मरतबा पार किया था। तकला मकान जो है दुनिया के 5-6 बड़े सहराओं में तो नहीं आता, मसलन सहराए आज़म है अफ्रीका का और दूसरे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि रेत की जो है मिकदार या उसमें हवाएं जो चलती हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत यूनिक सहरा है अपने हिसाब से। चनाचे उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ से रेत में सफ़र करते हुए ऊँटों पे जाना पड़ता, और शायद 2 दिन के फासले पे एक छोटा सा जंगल है। और जंगल भी वही मैंने आपको बताया पॉपुलर जो वहाँ पे होता है, जो 1000 साल में जवान होता है, 1000 साल रहता है, और फिर जब गिरता है तो 1000 साल उसको लगते हैं रेत में ख़त्म होते हुए। तो वहाँ पे रात गुजारते हैं।
बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन वो वही बात कि वक्त भी नहीं था, दूसरा शायद ऊँटों पे हमारे लिए सफ़र करना मुमकिन नहीं। तो उसकी फैसिनेशन ये थी कि वो पुरानी दास्तानों में हर जगह बहुत ज़्यादा तज़किरा है तकला मकान का, जिस तरह गोबी डेजर्ट का है कि भाई इसके पार आज तक कोई नहीं गया। और पार क्या है? बेसिकली तकला मकान है, उसके एज पे हैं ये सारे, यारकंद वगैरह, इवन काशगर कुछ फासले पे, ये एज के शहर हैं। और कहा जाता है कि तकला मकान के नीचे एक बहुत बड़ी झील है, पानी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वहाँ दरख्त भी उगाते हैं कहीं कहीं, और अंगूर की बेलें भी पाई जाती हैं डेजर्ट के अंदर, अंगूर की बेलें। चुनाचे वो मैंने कुछ वक्त गुजारा, आगे गया थोड़ी दूर, और उसमें मुझे वार्न किया गया था कि ज़्यादा आ गया, और वाकई ऐसा हुआ कि एट वन टाइम आई फेल्ट कि भाई आवाज़ें पीछे रह गई हैं, और वो रेत के टीले सारे एक जैसे ही लगते हैं, और वो एक खौफ जो था तकला मकान का वो मेरे अंदर समाया। और फिर मैं वापस आया, और वहाँ पे अब भी कुछ एक्सपीडिशंस जाती हैं जो उसको क्रॉस करती हैं, और उनमें डियाना का बेटा पता नहीं प्रिंस हेनरी ये क्या था, 2 साल पहले वो आया था, उसने क्रॉस किया था। अगेन जिस तरह टिम्बकटू एक दास्तानवी शहर है, इसी तरह तकला मकान एक ऐसा सहरा है जिसको अबूर करना या उसके अंदर जाना एक बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा होता है। तो हम तो नहीं जा सके, लेकिन हमने कम से कम उसकी खुशबू सूंघी, और वो जो दास्तान है उसमें दफन है। वो कहा जाता है कि वहाँ पे रात को जो हवा चलती है वो कहानियाँ सुनाती, वो कहानियाँ सुनाती या नहीं सुनाती, लेकिन हमें वो सुनाई दी। नाज़रीन, लाहौर से यारकंद के हवाले से हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अगली किस्त आखिरी होगी। चीनी तुर्किस्तान की इन तवील मुसाफतों का जो बयान है ये बड़े खूबसूरत रहा। तार साहब की ज़ुबानी बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी रही कि उसमें हमारे इल्म में इजाफा हुआ, सिंकियांग के हवाले से हमारे इल्म में इजाफा हुआ। क्या तिलिस्माती नाम है यारकंद, तकला मकान, और क्या क्या खूबसूरत ये जो नाम है इनके हवाले से हमें जानने को मिला। अभी आखिरी जो किस्त है उसमें मजीद तिलिस्मात की जो दर हैं वो खोलेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की। तो ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया, और ये वायरस यूरोप समेत कई मुल्कों में तेजी से फैलने लगा है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि फ्रांस में बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 1,40,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। जबकि स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन वायरस की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिका की बात की जाए तो बच्चों समेत बड़ी तादाद में अफराद इस वायरस से मुतासिर हो रहे। त्यौहार भी शदीद मुतासिर जी बिल्कुल। मुतासरीन की तादाद बढ़ने और पाबंदियों के बायस दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई हैं, जिसकी वजह से जो लाखों अफराद हैं वो क्रिसमस पर अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने से महरूम रहे। ये इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है। पाकिस्तान में भी अब तक ओमिक्रॉन के 3 मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि बलोचिस्तान के जिला कल्लात में हमने आपको बताया था 32 मुश्तबा अफराद की जो हतमी रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा हुआ है या आउटब्रेक हुआ है कल्लात के अंदर। NCOC की जानिब से मुकम्मल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगाने की हिदायत जारी की जा रही हैं, और यह भी कहा गया है कि वैक्सीनेटेड अफराद 6 माह की तकमील पर, यानी कि 2 डोजेस के 6 माह के बाद मुल्क में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ ले जाएं और बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। तिब्बी माहिरीन की जानिब से खबरदार किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस में अगले 3 हफ्ते के दौरान मजीद तेजी आ सकती है। बिल्कुल, और ये 3 हफ्ते बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। ये वेरिएंट दीगर वेरिएंट्स के मुकाबले में तेजी से फैलता है। इसी हवाले से जो अपडेटेड सिचुएशन है, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ओमिक्रॉन के हवाले से हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, और जब से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, अगर हम रिसेंटली पाकिस्तान में बात करें तो 3 मुसद्दिका केसेस की हमने बात की है। क्या अपडेट्स हैं? क्या ये वाकई ओमिक्रॉन से मुतासिर लोग हैं? ओवरऑल क्या सिचुएशन है कोविड को लेकर मुल्क भर में? देखें जी, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोविड का पॉजिटिविटी रेशियो है वो 0.6, 0.5, 0.7 जो है उसके दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी तक ये 1 से नीचे है, जो कि खुशाइंद बात है। मगर ऑब्वियसली जब ये वेरिएंट अब आया है तो इसके बाद एक इसमें इंक्रीज ऑफ केसेस जो है वो एक्सपेक्टेड है, और बिल्कुल हमारा अपना भी जो NCOC का भी जो अंदाजा है कि हम 2nd वीक ऑफ जनवरी में कुछ इंक्रीज ऑफ केसेस देख सकते हैं। तो उसके लिए हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपने इकदामात कर रही है।
और पहला तो उसके अंदर यही था कि हमने जो बाहर से आने वाली फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर विजिलेंस जो है उसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। कुछ ममालिक को हम लोगों ने कैटेगरी सी में डिक्लेयर कर दिया था और उनके लिए स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो लोग अपने टोटल वैक्सीनेटेड हों, अपना पीसीआर नेगेटिव टेस्ट लेकर आए और यहाँ आने के बाद भी एयरपोर्ट्स पे भी उनके टेस्ट किए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो 3 डेज के लिए क्वारंटीन होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो 10 डेज के लिए क्वारंटीन होगा और दोबारा टेस्ट रिपीट करने के बाद ही उनको उनके घरों को जाने दिया जाएगा। मगर अब इसके अंदर उन्होंने यूके और सऊदी अरेबिया को भी इंक्लूड किया है कि वहां से आने वाले भी हर शख्स का जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर होगा। तो हुकूमत तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि तमाम इकदाम जो है बाहर से आने वालों के लिए भी कर रही है, मगर यहाँ पर हमें इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि SOP को हम जगह पर जो है वो फ्री टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और कोई भी वहां पर जाए तो मैं नहीं समझती किसी को रिफ्यूज किया जाता है। मगर जब सिम्टम्स ही नहीं होंगे तो फिर लोग सामने नहीं आएंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा ही लग रहा है कि अभी उस का फैलाव नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बूस्टर डोजेस के हवाले से ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ऐसी है जिसने अभी तक वैक्सीन लगवाई भी नहीं है, तो ये बूस्टर डोजेस का जो मामला है, आप कौन सी उम्र एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली? क्या ट्रैवल जो लोग करें उनके लिए कंपल्जन है? ये बूस्टर डोज के हवाले से बताएं क्या सिचुएशन है, कितने लोगों का इंटरेस्ट इसकी जो आपने देखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे तकरीबन 50% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो मुकम्मल वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। एलिजिबल पॉपुलेशन से मतलब है कि 12 प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में 12 साल से बड़ी उम्र से लेके ऑनवर्ड्स वैक्सीनेशन हो रही है, तो तकरीबन 50% के करीब जो लोग हैं एलिजिबल पॉपुलेशन के, वो दोनों डोजेस ले चुके हुए हैं। मगर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन के तकरीबन 30% के करीब लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। बूस्टर डोज के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये पहले 50 प्लस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए खोली गई थी कि वो किसी भी सेंटर पे जाके अपनी चॉइस की वैक्सीन लगवा सकते थे। बूस्टर डोज जिनको ट्रेवल करना था उन फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल थी, जिन्होंने बाहर नहीं जाना था वो अपनी चाइनीज वैक्सीन की भी तीसरी डोज ले सकते थे। मगर अब 1 जनवरी से 30 प्लस के लिए भी खोल दी जाएगी और वो लोग भी अपनी बूस्टर डोज ले सकेंगे। और ये ओमिक्रॉन के आने वाले अंदेशे के पेश नज़र जो है ये स्टेप लिया गया है कि अगर हम इंशाल्लाह, जो इस वक्त दुनिया में जो रिसर्चेस हो रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत होगी अगर हमने अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि कुछ महीनों के बाद बेहतर करनी है। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये जो आम लोग हैं उनके लिए तो आप लोग कह रहे हैं कि 6 माह के बाद अगर वो अपनी दोनों डोजेस लगवा चुके हैं उसके 6 माह बाद वो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन जो ट्रैवल करते हैं उनको मजबूरी में लगवाना पड़ती है, तो इसकी कोई मेडिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है फिर अगर आप पहले 2 डोजेस जल्दी लगवाई हुई 1-1.5-2 महीने में आप दूसरी बूस्टर लगवा रहे हैं तो? नहीं, देखिए जी, आमतौर पे तो ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन को कुछ टाइम हो चुका हुआ है और ये बूस्टर डोज उन लोगों के लिए जरूरत पड़ रही है बाहर जाने के लिए कि जिन्होंने पहले चाइनीज वैक्सीन लगाई थी, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको फाइजर या एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक डिफरेंट वैक्सीन होती है, इसकी बूस्टर डोज लगाने से कोई ऐसी इम्प्लीकेशन या कोई हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसमें कोई नुकसान जिससे साबित हुआ। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आपके पास ओमिक्रॉन के हवाले से आ रही हैं, क्या ये बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है? डेल्टा तो इम्पैक्ट कर रहा था और हम चूंकि अब फुल कैपेसिटी के साथ अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खोल चुके हुए हैं, तो इन नियर फ्यूचर कैन वी एक्सपेक्ट खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है? क्या इस वायरस के हवाले से आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है NCOC की? देखिए, ये वायरस जो है इसके बारे में अभी तक जो क्लिनिकल डाटा आया है उससे यही पता चल रहा है कि ये इसके सिम्टम्स कोई डेल्टा से ज्यादा सिवियर नहीं है, बल्कि कंपैरेटिवली इसके सिम्टम्स थोड़े से डेल्टा से कम है। और जो मोर्टेलिटी रेट अभी तक बाहर के ममालिक में देखा गया है जहाँ पर इसका फैलाव बहुत ज्यादा है, वो डेल्टा के मुकाबले में स्लाइटली कम है। दूसरा चीज ये कि ये यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो थोड़े से यंग लोग हैं उनमें इसका फैलाव ज्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हुकूमत इसीलिए ज्यादा फोकस इस वक्त कर रही है कि हम 12 प्लस के बच्चों को और स्कूल की वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और बूस्टर डोज यंग लोगों में एज ग्रुप क्या है यूजुअली जो आपके पास आ रहा है?
बस ये जनरली यही जो यंगर हमारे हम यूथ जिसको कहते हैं उस एज ग्रुप में दुनिया आपको डेटा बता रही हूँ, हमारे पास तो अभी इतना नहीं आया क्योंकि केसेस इतने रिपोर्ट नहीं हुए। जनरली ट्रेंड यंगर पॉपुलेशन। आखिर में जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है उसके हवाले से हमने ऑब्वियसली दुनिया भर में देखा है कि क्रिसमस के त्यौहार पे बहुत सारे लोगों को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। अल्लाह न करे अगर सिचुएशन होती है तो हमारी कोई इस हवाले से भी पॉलिसी होगी? जी बिल्कुल, हमारी अभी 2 दिन पहले भी सारी इनबाउंड ट्रैवल पॉलिसी जो है उसको रिवाइज किया गया है और जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शंस को मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया है कि टेस्टिंग जो है एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद उसको मैंडेटरी किया गया है। तो ये चूंकि जो सी कैटेगरी के ममालिक से लोग आ रहे हैं उनको घरों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको पहले अपनी क्वारंटीन जो है गवर्नमेंट की बताई हुई जगहों पे अपनी क्वारंटीन गुजारनी पड़ती है। तो वक्त जैसे जरूरत है एनसीओसी अपनी पॉलिसीज में मजीद रिवाइज करेगा उसको। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट किया। दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन है उससे जो तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक तबाही मचा भी चुका है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं है, लेकिन अगर हम एहतियात करेंगे तो हम इससे बच भी सकते हैं और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। Is it a surprise or what? No, it's not a surprise. I think हमने आपको हेडलाइन में बता दिया था, पहले मैं कहने लगा था it was a surprise। नहीं, हम बता चुके हैं और हम आपकी मुलाकात ऐसे एक्सप्रेसो हीरोज से तो करवाते रहते हैं या न्यू टैलेंट से करवाते रहते हैं जो आपको अपने काम से इंस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि एक लेगेसी को लेकर चल रहे होते हैं, देन दे कम इन द सेम फील्ड और फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना बेस्ट करते हैं। वो लोग मुझे इसलिए पसंद हैं बिकॉज उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, इन पर्टिकुलर हैविंग अ बिग ब्रांड टैग ऑन देयर नेम, खासतौर पर अगर उनके अब्बा बहुत मकबूल आदमी हो। आज हमारे साथ जो 2 यंगस्टर्स मौजूद हैं, शायद आपसे इनका तारुफ पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन आइंदा होता रहेगा बिकॉज दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर फील्ड। गुलकार सलमान अहमद साहब, और मैं उनको एज अ गिटारिस्ट लेजेंड मानता हूँ, बहुत बड़े गिटारिस्ट है पाकिस्तान के। उनके बेटे शेरजान अहमद और इमरान अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों आर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम शेरजान की बात करें तो ये तो बिल्कुल अपने अब्बा की तरह आप इन्हें देखेंगे, लुक्स लाइक हिम, गिटार्स बजाते और गाते हैं। लेकिन इमरान के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊं कि सिर्फ म्यूजिक के अंदर नहीं है, म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर बहुत महारत रखते हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत महारत रखते हैं और बैकग्राउंड स्कोर्स वगैरह के हवाले से दीगर जो टेक्निकल शोबा जाते हैं उसमें भी बड़े एक्सपर्ट हैं। और रिसेंटली जो इमरान खान के हवाले से डॉक्यूमेंट्री आई थी सलमान अहमद साहब की, उसकी जो पोस्ट है वो भी इमरान ने खुद की थी। सो आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? जी बहुत, आपका इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त। यू डिजर्व इट इमरान एंड शेरजान। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर में आपकी सुबहें कैसी जा रही हैं? हाउ लाहौर इज ट्रीटिंग यू? इट्स ग्रेट, यू नो, क्योंकि हम 2 years से यहाँ नहीं आए हुए क्योंकि कोविड की वजह से। तो हमारे लिए, आई वाज बोर्न, हम तो यहाँ पैदा हुए थे लाहौर में जी, लेकिन हम 8-9 साल कराची में वी ग्रू अप, फिर हम वहाँ मूव हो गए थे न्यूयॉर्क। तो हमारे लिए तो वो नॉस्टैल्जिक यू नो फीलिंग आती है जब आप यू नो यू गो टू सर्टेन प्लेसेस, आप फैमिली से मिलते हैं। तो लाहौर, तो शेरजान अपने म्यूजिक को लेकर बताएं। ऑब्वियसली अपने अब्बा को देखा होगा, लेकिन स्टिल आपके अंदर खुद भी म्यूजिक को परस्यू करने का शौक था या फादर से इंस्पायर होकर आप इस म्यूजिक की फील्ड में आए? आई थिंक जब इमरान और मैं दोनों छोटे थे तो दे यूज्ड टू बी अ गिटार ऑलवेज घर पे, तो हम बस ऐसे ही यू नो फन में प्ले करते थे और उससे ही शुरू हुआ था ये हमारा जर्नी आउट ऑफ फन। और अब हम यू नो अपने फील्ड्स में और यू नो प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे म्यूज़िक में, फिल्म मेकिंग में। तो अच्छा, ये बड़ा समहाउ, गाना तो वैसे बहुत मुश्किल काम है इमरान, इट्स नेवर इजी, बट ये बहुत आसान है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी आपके फादर हैं, इतना बड़ा उनका स्ट्रेचर है, लोग उनको जानते हैं, तो उसको लेके शुरू कर देना, बिकॉज पीपल वुड नो यू बाय दिस नेम। लेकिन आपका जो हमारे सामने प्रोफाइल आया, जो आपकी मदर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्शन एंड पे भी हो, आप टेक्निकल चीज़ें भी कर रहे हो। तो इससे आप ऐसा लगता है कि आप जो ये मौजूदा जो दौर है इसके साथ अपने आप को लेके चलना चाहते हो। आप हाउ डिड यू ऑप्ट दैट? आपने सिर्फ यू कुड बी अ वोकलिस्ट जस्ट यू नो गाना गा लिया एंड ऑल, टेक्निकल साइड पे कैसे रुझान है आपका ज़्यादा? तो आई थिंक मेरी ये थी उसमें कि लाइक मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट था, तो नेचुरली मैंने लाइक ऐसे नहीं किया कि मैं वैसे ही सीख लूँ, ये वो जिसमें इंटरेस्ट था। और मैंने देखा कि अगर आप खुद अपने आप पे लाइक
रिलाई करो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इट्स गुड टू हैव अ टीम, लेकिन अगर आप अपनी लाइक प्रोडक्शन हाउस कर लो, जैसे म्यूज़िक टेक्निकल भी कर लो, परफॉर्मेंस भी सीख लो, ये कर लो, if you like it, तो फिर आपको लाइक दूसरों पे डिपेंड नहीं And it helps you overall, सारी चीजों को लेकर। it all You balances. become more stronger. तो वो आपका जो एक प्रोडक्ट है बड़ा अच्छा रिफाइन होके आपके हाथ से ही निकलता है। Yeah, That's the definitely, perfect हाँ, thing. Okay. क्वालिटी कंट्रोल उस पे रहती है। So since you guys are here, हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सुबह सुबह कुछ सुना दें। अपना इंट्रोडक्शन अपने म्यूजिक से कराइए लोगों को जो आपको नहीं जानते कि व्हाट यू गोना डू प्लीज। हम एक्चुअली एक गाना प्ले करते हैं जो शायद आपको रिकॉग्नाइज आए, यारो यही। ओह Lovely. दैट्स आवर ऑल टाइम फेवरेट। चलते रहे हम सदा, चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा, चलते रहे हम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग फैंटास्टिक, जबरदस्त। जुनून का सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा गाना लगता है? I think ये One song that you might, you know, बहुत मुश्किल सवाल है। It keeps changing, लेकिन I think साईं। साईं। जी जी। that's supposed to be all time favorite. आप ज्यादा अगर एक तो आपके फादर तो है ऑब्वियसली, आपने उनको फॉलो किया। इमरान, आप इसके अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको जो बड़ी इंस्पिरेशनल है आपके लिए टुवर्ड्स योर वर्क? आई थिंक हमारे जो अनसंग हीरो है हमारी अम्मी हैं, क्योंकि वो भी गाती हैं और उनका कभी क्रेडिट इतना नहीं आता जितना वालिद। जुनून से और इश्क से आई थिंक वो आज़ादी, that's a big number, big number. तो एक्चुअली म्यूजिकली जो उनका जो कान है बड़ा तेज है, उनको समझ आ जाती है कि सुर किधर, और अब्बू भी उनसे काफी बाउंस करते हैं आइडियाज के ये अच्छा है गाना या तो। और हमारे जो अभी जो हमने शोज किए थे यहाँ पाकिस्तान में, तो हमारी अम्मी हमेशा साउंड चेक पे साउंड वाले को बता रही होती है कि ये सही नहीं है। अच्छा, अपने म्यूजिक और हम ट्रस्ट करते हैं उनको। मैं म्यूजिक शोज के हवाले से बात करने वाली थी। ऑब्वियसली कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को एक ब्रेक दिया था, ऑब्वियसली जब आप लोगों ने म्यूजिक स्टार्ट किया होगा, लेकिन स्टिल अभी जो कोविड की वजह से और उसके बाद अब जो रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है? हैव यू गाइस स्टार्टेड डूइंग शोज अगेन? जी, एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस हम पाकिस्तान आए थे कि हम कुछ शोज यहाँ कर रहे हैं। तो अभी कराची में हमने किया था, फिर लाहौर में। तो हमारे लिए एक्साइटिंग था क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एज अ सोलो हमने कभी नहीं किया, यू नो, वी हैव डन इट इन द पास्ट विद अदर म्यूजिशियंस, लेकिन और यहाँ की क्राउड भी थोड़ी सी डिफरेंट है, यू नो, एंड दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट है। तो अगर आप बोल तो बता देते हैं तो लेकिन शुक्र है कि अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा आया है। बट इट्स आल्सो मतलब एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको ग्राउंड अप से बिल्ड करना है। लाइक हमने हमारी फॉलोइंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही है, तो आपको ये भी सिखाता है कि मेहनत के बगैर कुछ मतलब कुछ नहीं होता ऑब्वियसली। आप जैसे बहुत सारे लोग अच्छा करेंगे तो सामने आएंगे। अच्छा इमरान, ये बात अभी हम स्टार्ट में भी कर रहे थे कि ऑब्वियसली एक लेगेसी है जिसको आप फॉलो करें। एट द एंड ऑफ द डे इसका एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। मुझे लगता है जो स्टार किड्स होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा एक चीज़ प्रेशर में होती है, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, उसको मीट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। कभी मुश्किल पेश आती है, प्रेशर फील होता है? या आई थिंक उसके लिए आपको यही सोचना चाहिए कि आपको अपने लाइक फादर या किसी से कंपैरिजन नहीं रखना चाहिए कि क्योंकि हर बंदे की जर्नी भी फर्क होती है। तो लोग ऑब्वियसली वो प्रेशर डालेंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा, लेकिन बस यही आपने कोशिश रखनी कि आप अपना बेस्ट करें। जुनून का म्यूजिक बहुत मैच्योर म्यूजिक है, बहुत डिफरेंट म्यूजिक है। जुनून ने एक सम बदल ली उस वक्त पॉप म्यूजिक की, पॉप रॉक म्यूजिक की, और सूफी रॉक
एक एक जॉनरा मुतारिफ कराया दुनिया भर के अंदर, इट्स अ वेरी थिन लाइन, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको कमर्शियल गाने भी गाने ही हैं चूंकि आपकी ऑडियंस सुनना चाहती है, लेकिन आपने पहचान अपनी सूफी म्यूजिक रखनी है क्योंकि वो आप लेके चल रहे हैं। आपका कुर्ता देख के सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि आपके फादर ही यूज्ड टू बी नोन फॉर द ड्रेसिंग ही यूज्ड टू डू, और इसी तरह जुनून बैंड का पूरा एक जो एक इमेज बनता था। आप भी एक सूफी सिंगर के तौर पे खुद चाहते हैं कि आपको जाना जाए, या आप एक कमर्शियल सिंगर के तौर पे ही आगे लेके चलना चाहते हैं अपने आप को? जी, आई थिंक मेरा जो मेरी नेचर है एज अ पर्सन is very Sufi. Okay. Like in the sense, like I don't care too much about wearing the flashy, like like designer clothes. I'm simple, like simple-minded. जो नहीं कहते, तो उस तौर I guess I'm Sufi, but my music is different. Like it can be pop rock. It can be be a blend of everything. different genres. Okay. But my nature is very like उस पे नहीं कहते आप मलंग। हाँ, तो मैं आपने कुछ खुद से कंपोज किया अपना, जो आप एक तो हम आपका गाना भी देख भी रहे थे, एनीथिंग दैट यू वांट फॉर ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, कुछ अगर आप सुनाना चाहें? जी, ये मेरी एक नई एल्बम मैंने इस साल रिलीज की है। And if it's some Sufi number, we would love to listen to it. लेकिन it's up to you, जो भी आप सुनाना चाहें। It's like a love song. इसका नाम है चैन। Yeah. अमेजिंग। शेरजान एंड इमरान, बिल्कुल हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। आप अपनी ऑडियंस जो जिन्होंने अभी आपको देखा है या पहले से फॉलो करते हैं, if you want to say anything to them, anything? Yeah, तो for people who want to see us play live or playing, पहली दफ़ा हम हमारे अली चाचू है, अली अजमत, हम 31st के साथ एक शो बजा रहे हैं। अच्छा, तो बड़ा लाहौर में कर रहे हैं आप लोग? जी, लाहौर सिटी फेस्टिवल। That's great to have you guys। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली वो अली अजमत चाचू, because he's still a great rock star, बहुत जबरदस्त एनर्जी उनकी। इमरान एंड शेरजान, thank you very much for joining us. I wish you all the best for your future. I hope आपने इस नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इंकरेज कीजिए अगर इनका म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी तरफ से पॉजिटिव। यस, एनकरेजमेंट आपको बहुत करनी चाहिए भी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।